बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को हुकूमत की तरफ से दायर अपीलों पर समाअत करेगा, जबकि दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया है। इसके अलावा बानी PTI ने जो है वकला से बगैर जो है FIA की टीम से मिलने से इनकार कर दिया और इसी मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से उनका कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आने वाला जो हफ्ता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। दूसरी जानिब भी जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो आने वाला हफ्ता जो है अदालती फैसलों के हवाले से अहम जाए है, अहम फैसले हैं होने हैं अदालतों में और सियासी नौइयत के फैसले हैं। ये जो एक लार्जर बेंच बना है, अब ये लार्जर बेंच जो है ये वैसे तो 17 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 3 जो नशिस्तें हैं वो खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो उसकी वजह से 14 जजेस मौजूद हैं। उसमें से जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की तबीयत नासाज है, तो बाकी 13 जजेस जो हैं वो बैठ के उनका जो बेंच है लार्जर बेंच वो ये सुनेगा मखसूस नशिस्तों का मुकदमा। और ये जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है ये भी एक गालिबन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो है ये ओपन कोर्ट में ही होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस वजह से लाइव ओपन कोर्ट से मुराद दी गई उसकी TV पे शायद उसे नशर हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जिस वजह से नशर नहीं हो रही थी उसकी लाइव ट्रांसमिशन, वो तो इसमें शख्सियत मौजूद नहीं होगी इस समाअत में, तो हो सकता है वो लाइव ट्रांसमिशन हो इसकी। 3 जून को इसकी समाअत होने जा रही है और उसमें जो है वो उसकी तारीख़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो उसका इंटर पार्टी इलेक्शन फिर वो ख़त्म हो गया था, फिर उसके नतीजे में उनका निशान जो है वो छिन गया था, फिर वो गए थे हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला फिर मुअत्तल, ये उसके बाद हुआ था, यानी ये इलेक्शन के बाद फिर वो गए थे कि जी हमारी सीट्स वापस करें, तो फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी, फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, फिर वो मंसूर अली शाह साहब ने मुअत्तल किया था फ़ैसला। लेकिन इसकी एक सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है इसकी, क्योंकि अगर ये सीटें हुकूमत को वापस नहीं मिलती तो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है इस वक्त। ये जो अरेंजमेंट है, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक अरेंजमेंट है जो कि जिसकी वजूहात अभी तक हमें नहीं पता कि वो किस तरह से तश्कील पाया है, लेकिन ये कि बहरहाल वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहती। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो फैसल वाडा साहब का केस है जो तौहीन अदालत का, वो एक केस लगा हुआ है, और फिर उसके बाद जो है वो आने वाले दिनों में फिर इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसका दोबारा से केस लगा हुआ है। तो ये केसेस हैं सारे। दरमियान में PTI को इजाज़त भी मिली है बहुत सारी शराइत के साथ कि वो करें। ये जो मामला है, जो ट्वीट या X हुआ है से जो मैसेज गया है जी, उसकी भी तहकीकात हो रही हैं कि भाई ये कैसे गया है और क्या वो मतलब है कि वो कौन इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान से बाहर से होता है तो उसको कोई ओन करता है कि नहीं करता, क्योंकि अगर किसी भी शख्स के नाम से हो रहा है तो वो फिर खान साहब को ये चाहिए कि उसको, लेकिन अभी तक उसमें एक मतलब है कि एक तलखी अपनी छोड़ गया है वो ट्वीट जो है, बहुत ज़्यादा वो जो मैसेज था, तो उसके नतीजे में तलखियाँ बढ़ी हुई हैं, यहाँ काफ़ी कशीदगी है। लेकिन इस सब में जो असल जो जिसको कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में अगर कोई पिस रहा है तो अवाम पिस रहे हैं, और उनका जो इशू है वो है सिर्फ मईशत, ये सोशल अनरेस्ट जो कि मुख्तलिफ़ शक्लें ले रहा है। यानी इसकी जो शक्लें हैं वो सिर्फ मतलब इसकी शक्ल ये भी है कि जी मरगला की पहाड़ियों में आग लगी हुई है और दीर की जो है वो जंगलों में भी आग लगी हुई है, जंगलात में, और बुझाई नहीं जा रही, तो मतलब उसकी, और हीट वेव आई हुई है, और लोग आज देखें हैदराबाद में जो सानिया पेश आया है, बच्चे जिसमें जानों से चले गए हैं बहुत से, तो ये जो सोशल अनरेस्ट है ना माशरे का, और मुकम्मल एक डिस्कनेक्ट है ऊपर बैठी हुई शख्सियात का, टोटल डिस्कनेक्ट, जो मैंने कल भी बात की थी कि हशरासुल अर्ज जो
कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं ज़मीन पे, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कबूतर और फाख्ताएँ जो बड़े बड़े दरख्तों पे बैठे हुए हैं और उकाब, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो जो नीचे इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, बिजली की चोरी हो रही है, उनके क्या हो रहा है, कैसे होगा, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं कुछ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोगों के जो कि बढ़ने जा रहे हैं। IMF की तरफ से नया मसवदा आ गया, पेश कर दिया गया कि ये बजट आप देंगे, तो उसमें तो शायद 1300, उसमें तो शायद GST जो 18 से 19% उन्होंने लगाने की बात की। अब ये वाजे होगा एक आध दिन में कि 18% ही गई, या उसको बढ़ाने की बात की, और 1300 अरब रुपए के टैक्सेस लगने हैं। तो ये अब बाकी आप देखें कि जमूद सा है, ये खामोशी सी है कि ऐसे लगता है कि जैसे बस वो सब रुक गए एक जगह पे जाके और इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये डिस्कशंस हो रहे हैं। और उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी है फ़ाल होना, जो हमारी सियासतदानों का फ़ाल होना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का फ़ाल होना, हमारे सिक्योरिटी अदारों का फ़ाल होना और हमारी सिविल सोसाइटी का एक्टिव होना, लवाम का बहुत एनर्जेटिक होकर नज़र आना। लेकिन वो एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है मुल्क में कि वो जो है वो एक डिप्रेशन सा है। अब वो कैसे, वो ज़ाहिर डिप्रेशन ख़त्म करने का ये तरीका तो नहीं है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जाए और वो होना, उनका वजूद ना हो। तो बात यह है कि ये जो है ये आगे मामलात रुक गए हैं एक जगह पे। लगता है रियासत के मामलात सोच विचार में पड़ गए हैं, लोग मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। और कभी एक दिन खबर आती है 8 से 9 खबरें, उसी में मुल्क फंसा हुआ है सारा। और मतलब कोई ऐसा लगता है जैसे वो तहरीक इंसाफ जो है ना, वो वैसे तो उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और जाहिर है कि ये जो ट्वीट आया है और जो फैसले हुए हैं और 9 मई और बाकी सारा, लेकिन वो लगता है तहरीक इंसाफ में ही सकिन हो गया पूरा सिस्टम। एक होता है ना वो मैग्नेट सकिन कर लेता है हर एक को, तो कोई मकालमा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही, कोई तकरीर नहीं हो रही, कोई मतलब कोई टॉक शो नहीं हो रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा उनके ज़िक्र खैर के बगैर। तो भाई वो एक और भी इश्यूज़ रियासत है, लेकिन वो हर चीज़ लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के बगैर वो बात ही मुकम्मल नहीं होता। तो ना कोई शेर लिखा जा रहा है, ना कोई नज़म गई जा रही है, ना कोई नगमा बना, उनका ज़िक्र खैर होगा तो इसमें होगा काम सारा। तो ये सारे जो हैं ये ज़ाहिर है कि बेनिफिशरी हैं उस के जब वो गए और जो कुछ हुआ करप्शन केसेस या 9 मई ये जो भी मामलात हुए आगे, तो ये तो उसके बेनिफिशरीज हैं। बाकी तो यहाँ काम कुछ भी नहीं हो रहा, रुका हुआ है सारा मामला। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये किसी तरह से जमूद टूटेगा और मुल्क आगे बढ़ेगा किसी बेहतरी की तरफ। इसके अलावा और भी इशूज़ हैं बहुत सारे मुल्क के, मईशत, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, खारजा पॉलिसी, दोहराते रहते हैं, हमारा काम है दोहराना। ये इशूज़ हैं रियासत के इस वक्त। और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये सारा ये कहते हैं ना आई वॉश है, बाकी सारा कहते हैं ना सब माया है चलती फिरती जाए, सब माया है, बाकी सारा ये जो है ना ये ऐसे ही है, ड्रामेबाजी है। अच्छा, तो अब जो मैं बार बार कहता हूँ कि जी ये ख़ित्ते के वाक़यात और हालात जिस तरह से तेज़ी से बदल रहे हैं और बहुत आगे चला गए हैं अब दुनिया, शायद हम लोग अपने सफारती महाज पे जो हमने गेंस किए थे, अब शायद वक्त है या मुझे नहीं पता किस तरह से हम उसको रीगेन करेंगे उस ट्रफ को। लेकिन ये कि बहरहाल जो दुनिया बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रही है, इसमें जो है वो और कुछ बहुत तल्ख अंदाज में आगे जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जो मैं पहले भी बात कहता हूँ कि शायद हम कहीं इटली या जापान या जो है वो वियतनाम या सोवियत यूनियन के किसी बॉर्डर पे गांव में मौजूद हैं 1940 या 1915 या जैसे बड़ी जंगों के दौरान, और हम सोच रहे हैं कि ये शायद हमारे इर्द गिर्द ही हो रहा है, लेकिन दरअसल वो पूरी दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है दुनिया में और हम उसमें दरमियान में कहीं अपने मामलात को देख रहे हैं सिर्फ 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11 की खबरों में। देखें, जाबलिया से उन्होंने कहा है कि हम अपनी फ़ौजों को विड्रॉ कर रहे हैं इसराइल ने, और जाबलिया बिल्कुल जाबलिया है नॉर्थ साइड से, वहाँ से तबाह कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गाज़ा में और रफ़ा में जहरियत उनकी
जारी है, मज़ीद शहादतें हुई हैं 60-70 और जो ये जो क्रॉसिंग रफ़ा की क्रॉसिंग, ये फिलडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट को सेपरेट करता था गज़ा से, इसके ऊपर सरकारी तौर पे तो इजिप्ट की तरफ से बात नहीं हुई, लेकिन इसराइल और इजिप्ट के जो हुकाम हैं उनकी आपस में कोई बात हो रही है इस हवाले से। कशीदगी बहुत ज़्यादा है दोनों मुल्कों में, लेकिन बातचीत जारी है और शायद इसको यहाँ से इसराइल की फ़ौज अपने आप को पीछे हटा के रफ़ा क्रॉसिंग दोबारा खोल दे। और हमास की जो क़यादत है उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर करेंगे तो हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं, हमने मुज़ाकरात बंद नहीं किए, क्योंकि असल बात यह है कि मुज़ाकरात किसने तोड़े। इसराइल कह रहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं। तो ये जंगबंदी के ऊपर दुनिया अब रुकी हुई है कि ये आगे मामलात किस तरह बढ़ते हैं और ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं। ट्रंप का जिक्र तो कल से मीडिया पे हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको 34/34 मतलब 34 जो है वो उन पे इल्ज़ाम थे, 34 के 34 साबित हो गए और उनको जो है वो सज़ा उसमें हो गई डोनाल्ड ट्रंप को। और सज़ा हो गई, ये सुनाई जाएगी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को सज़ा सुनाई जाएगी। तो फेलनी में मतलब फेलनी का मतलब है संगीन जो जराइम, वहाँ पर ये जो उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह चेंज किए हैं और टैक्स के और ये सारे का 34 इल्ज़ाम थे। 34 में से 34 में उनको जो है वो सज़ा सुना दी गई। और उन पे जो है वो स्टॉर्मी डैनियल्स खातून जो कि एक एडल्ट फिल्मों की अदाकारा, 45 साल उनकी एज है, 17 साल की उम्र में उन्होंने ये अपना इस प्रोफेशन में वो आई थी और 2006 में वो कहीं ट्रंप के साथ जो है वो उनके इन्वॉल्व रहीं। और ये जो है ये फिर ये हुआ कि 2016 में उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़बान खोलूँगी, मैं बात करूँगी, पब्लिक में आऊँगी, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो उनको अपने जो इल्ज़ामात साबित हो गए, अब वो ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात साबित हो गए तो मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। तो वो जो है वो उनको जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपने वकील से कहा, माइकल कोहन से, कि वो उनको मुँह चुप रहे, मुँह बंद करवाने के लिए खातून को वो $1,30,000 जो हैं, और वो कभी इससे ज़्यादा कभी इससे कम 30,000 किस्तें आगे पीछे दाएं बाएं तो वो उनको देते रहे, जो कि उनके रिकॉर्ड्स के अंदर ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तो ये जो अब इसमें उनको सज़ा हुई, लेकिन वहाँ पर जो अमेरिका में अब सिलसिला ये है कि इसमें उनको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, खाली प्रोबेशन पे भी रखा जा सकता है, 20 साल तक सज़ा हो सकती है। लेकिन ये कि सज़ा चाहे प्रोबेशन पे उनको रखा जाए, चाहे उनकी क्या वो 1 साल की सज़ा हो जाए या 2 साल की सज़ा हो जाए, इलेक्शन वो लड़ेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इलेक्शन के लिए जो शराइत हैं कि 35 साल के का होना चाहिए, अमेरिका के अंदर पैदाइश हो और पिछले 14 साल से अमेरिका में क़याम हो, तो वो शराइत तो पूरी करते हैं। तो ये ट्रंप जो है वो बहरहाल, और पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है कि किसी साबिक़ सदर को, ये सुबह से मीडिया में देख रहे हैं, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ऐसे शख्स को सज़ा हुई, एक तो साबिक़ सदर को पहली दफ़ा, और दूसरा ये कि किसी ऐसे शख्स को जो कि अगले इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार है। तो 11 जुलाई को सज़ा सुनाई जाएगी। ट्रंप साहब उसको चैलेंज करेंगे और ट्रंप साहब हौसले में बहुत ज़्यादा। इसकी जो शदीद मज़म्मत हुई है ट्रंप साहब के फ़ैसले की कि ट्रंप साहब को सज़ा सुनाई गई है, वो शदीद तरीन जो मज़म्मत हुई है क्रेमलिन से हुई है, रशिया से। और रशिया की तरफ से आया है कि एक शख्स को रोकने के लिए कि वो देखें ना, पुतिन ट्रंप दुनिया जो है वो, तो पुतिन ने कहा है कि क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि एक शख्स को रोकने के लिए कि वो दोबारा मुंतखब ना हो और हर किस्म का कानूनी और गैर कानूनी हथकंडा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्रेमलिन ने जो है वो ट्रंप के साथ क्रेमलिन खड़ा हो गया कि रशिया। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो ट्रंप है वो भी चैलेंज करेंगे इसको, और वो शायद आज कल में शायद मीडिया से बात भी करें, और उन्हें खुल के ये जजेस जो हैं, न्यूयॉर्क में सज़ा हुई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट मतलब उस रियासतों की अपनी अपनी कोर्ट है, तो न्यूयॉर्क में सज़ा हुई है, वो जो है वो जॉर्जिया में वोट डाल सकते हैं, फ्लोरिडा में शायद उनका वोट है, जिस रियासत में है तो वो अपना वोट डाल सकते हैं गालिबन, वहाँ पर ही कानून नहीं होता, लेकिन 12 इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें जो इशू है, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया के ऊपर एक
अजब सा महसूस तो किया कि भाई ये जो है ये उनका कानून क्या कहता है और क्या वो फिर अपने आप को माफ़ करेंगे बाद में इलेक्ट होने के बाद, मतलब एक लंबी बहस छिड़ी हुई है इस पर। अच्छा, इसी दौरान जो है वो 2-3 और वाक़यात बड़े हैरान कुन सामने आए हैं। एक तो ये है कि जो हुतीज़ हैं उनके ठिकाने पे जो, अगर हम ये देखें यहाँ पे नक्शा देखें तो हुदैदा की बंदरगाह जो है, हुदैदा की बंदरगाह बहर अमर पे बिल्कुल यमन का वो इलाका जो कि बहर अमर से मिलता है, और यमन यानी वस्त यानी जो मगरिबी पट्टी है उसके नक्शे में अगर देखें तो मगरिबी पट्टी के ये वस्त में हुदैदा का शहर भी आता है और इनकी बंदरगाह भी आती है। तो यहाँ पर जो है वो अटैक किया है अमेरिका और बरतानिया दोनों ने, और ये बड़ा कम होता है कि हुतीज़ इस बात का ऐलान करें कि जी हमारे कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ कि जी हमारे 16 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए इन हमलों में। और अमेरिकन ने भी कहा कि हमने कोई काफ़ी जगहों पे स्ट्राइक्स की हैं, और उसमें बरतानिया ने भी कहा कि उन जगहों पे जहाँ पे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स हुतीज़ तैयार कर रहे थे और मुख्तलिफ़ वेपन्स जो कि रेड सी के की जो शिपिंग लेन्स हैं वहाँ पे जो जहाज़ जा रहे थे उनको टारगेट करने के लिए, तो वहाँ पे अमेरिका ने भी अटैक किया और यूके ने भी अटैक किया। लेकिन जो हुतीज़ ने जवाब दिया है, अब अगर वो जवाब दुरुस्त है, अमेरिका की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, लेकिन अगर तो वो जवाब दुरुस्त है जो कि हुतीज़ ने दिया है, तो फिर उसके बाद जो है ये 9th स्लाइड है राइटर्स की। अच्छा, हुतीज़ ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पे को अटैक किया है। अच्छा, ये अगर ये बात दुरुस्त है, देखिए हुतीज़ पे अटैक होना तो एक बात है ना, लेकिन ये जो राइटर्स की खबर है 9th स्लाइड, अगर ये खबर दुरुस्त है, हुतीज़ का ये दावा दुरुस्त है, अभी तक इसका कोई रिबटल नहीं, कोई जवाब नहीं आया, तो ये एक इंतहाई, आप समझ लें कि इंतहाई एक यानी आप समझ लें कि भयानक हमला हुआ है अमेरिका के ऊपर। भयानक भी शायद मैं छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अमेरिकन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, क्योंकि ये यूएस आइजनहावर जो है उनके 34वें सदर, ज़ाहिर है कि आइजनहावर के नाम पे ये बना हुआ है, 50 साल से ये पानियों में है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड, अगर हम इसकी खसूसियात देखें तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इस पे, और ये जो है ये तेज़ी के साथ इसका फ़्लाइट डेक जो है वो 1092 फीट है, और इस पे जो है वो बहुत सारे 6300 के करीब इसके ऊपर जो है वो उनका क्रू है इसके ऊपर जो ट्रैवल करता है, और बहुत बड़ा चूँकि डेक है तो इसलिए 60 के करीब इस पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो लैंड करते हैं। इसका जो डेक है उसके ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ जो है, तो ये जो यूएसएस आइजनहावर है ये 1975 से ये मौजूद है पानियों में, और निमित्ज़ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब सवाल ये है कि अगर तो इसके ऊपर अटैक हुआ है हुतीज़ का, और बड़े जदीद तरीन इसके ऊपर रडार सिस्टम लगे हुए हैं, देखें बात यह है कि ये स्टोरी जो है, अगर हुतीज़ ने इस पर अटैक किया, मैं फिर अगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको हुतीज़ ने क्लेम किया है कि हमने इस पर अटैक किया और उनके पास कोई विजुअल्स वगैरह भी हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट भी अब दे रहा है बरतानिया का 12th फ्लाइट, हुतीज़ क्लेम टू हैव लॉन्च्ड मिसाइल अटैक ऑन यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आइजनहावर जो है ना, ये वो है जो गल्फ़ वॉर में, और जिसमें आप समझ लें कि ये इराक वॉर के दौरान, और फिर जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर जब वॉर, तो यहाँ से फ्लाई करते थे इनके एयरक्राफ्ट, और मतलब ये इनका बहुत बड़ा, इसको 5 स्टार जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। इसके ऊपर अगर हुतीज़ अटैक करने में कामयाब हो गए तो ये बहुत एक, इससे कतई नज़र के डैमेज कितना हुआ है कि अगर उनका कोई मिसाइल हिट भी कर गया है, इसको छोटा सा मिसाइल भी, तो ये एक बहुत भयानक ख़बर है। मेरा ख्याल है कि ये हुतीज़ के पास सलाहियत बहुत ज़्यादा चली गई है, बहुत ज़्यादा इस वक्त वो पावर रखते हैं कि उन्होंने ये अटैक किया। अच्छा, ये जो अटैक, अच्छा ये फ्रंट्स अब खुलते जा रहे हैं, 2
भयानक 2-3 भयानक फ्रंट्स नए खुल गए। ये मैं आपको बताऊं पिछले 24-48 घंटों में। एक तो ये है कि ये सीज़ फायर नहीं हो पा रहा रफ़ा में, और अब रफ़ा का जो और गज़ा में अब क्या सूरत हाल आगे जाती है, किस तरफ जाती है, और ये अब देखना है। मैंने आपसे कहा ना, इवेंट्स अब होंगे जो कि डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकर्स को फोर्स करेंगे। मतलब डिसीजन मेकर्स तो रहे नहीं ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि अब इवेंट्स ही तय करेंगे कि भाई मामलात किस तरफ जाने हैं। पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह सीज़ फायर हो जाए, और बड़े दुनिया के मुल्कों ने कोशिश भी की। पेरिस में मीटिंग्स हुई, फिर कतर में हुई, फिर इजिप्ट में हुई, फिर सारा होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि रफ़ा के अंदर मामला चले गए, और फ़लस्तीनी रियासत, और वो तो बहुत बात की बातें हैं, अभी तो ये जंगबंदी नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी जो बात बड़ी मेरे लिए हैरान कुन है, और हैरान कुन या परेशान कुन जो भी कहें, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने इजाज़त दे दी यूक्रेन को कि वो अमेरिकन वेपन्स को रशिया के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये पहली दफ़ा ये किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये इजाज़त दी है कि किसी दूसरे जो न्यूक्लियर स्टेट है, और जो मुखालिफ स्टेट है, उसके अंदर जो है वो वेपन्स इस तरह से इस्तेमाल हों। और उन्होंने यूक्रेन को इजाज़त दी, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि ये लिमिटेड अगर वो बिल्कुल खारकीव के पास आ जाएं, और सेल्फ डिफेंस में, और ये सारी वजाहत की सेक्टर ब्लिंकन ने। लेकिन इसके ऊपर रशिया जो है वो बड़ा एक अच्छा, फिर जर्मनी ने भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब अमेरिका ने इजाज़त दी है तो जर्मनी ने भी इजाज़त दी है उसके फ़ौरन बाद। यहाँ पर मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, 18 स्लाइड, बर्लिन लेट्स यूक्रेन यूज़ जर्मन वेपन्स। अब जर्मन वेपन्स भी आ गए। तो अब सवाल ये है कि ये इसके ऊपर पुतिन किस तरह से एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों वो तो मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं कि हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तो बिल्कुल तैयार है, और अमेरिकन ये समझते हैं कि पुतिन यहाँ पे बिल्कुल किसी मजाक के मूड में नहीं है। वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और एक्सरसाइजेज और बेलारूस में, और आगे पीछे दाएं बाएं, और ये समर एक, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं तो रशिया के लिए जंग करना जो है वो मुश्किल होता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको सर्दियों ने माजी में हमेशा सर्द मौसम ने जो बड़ी डिफीट्स हुई हैं सोवियत यूनियन को, रशिया को, वो सर्द मौसम की वजह से हुई हैं। तो ये जो समर अब शुरू हो गई है, तो उसमें समर ऑफेंसिव जो है वो रशिया का बड़ा भरपूर बहुत बहुत बड़े पैमाने पे होगा, और वो उसमें यूक्रेन में कहाँ तक जाते हैं और कैसे। और उनकी तरफ से आज ये बात की गई है, जो मेदवेदेव हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 19 स्लाइड में तासो कोट कर रहा हूँ कि नेटो वेपन्स टू बी हिट इन एनी कंट्री फ्रॉम वेयर रशिया में बी अटैक। किसी भी मुल्क कहीं से भी रशिया पे अटैक हुआ तो रशिया उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, स्टेट या जो भी। तो रशिया की अभी एक क्लियर पॉलिसी जो है वो सामने आ रही है, और बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी आ रही है। अच्छा, स्टेसी गिलबर्ट हैं एक खातून, वो भी रिज़ाइन कर गई हैं स्टेट डिपार्टमेंट से। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ये गज़ा पॉलिसी पे। उनके सामने वो रिपोर्ट आई, ये कई लोग अब रिज़ाइन कर गए हैं। मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, 20th स्लाइड अगर हम दिखा सकें। अच्छा, बेशुमार लोग ये वो हैं जो मुहाजिरीन को और इमदाद को और उस सब को ये देख रही थी, और वहाँ पर जो है वो ये इनके सामने से वो रिपोर्ट गुजरी कि जिसमें वो मुहाजिरीन और एड की और इसकी उसकी बात हो रही। 20 साल से काम कर रही थी, ये परमानेंट वहाँ की एम्प्लॉय थी। इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिए, और इन्होंने कहा कि वो एड के हवाले से जो बात बाइडेन जामिया कहती रही है कि हम एड पहुंचा रहे हैं और ये पॉलिसी, वो झूठ है, तो रिज़ाइन कर गई हैं। तो अब एक वहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल अब इसका हल क्या है ये कोई नहीं जानता। अच्छा, और हल कैसे निकलेगा ये भी कोई नहीं जानता। तो ये अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, D-Day की तकारीब हो रही है। कल हमने जिक्र भी किया था, नॉर्मंडी की लैंडिंग्स हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ये सारा। तो उन तकारीब के जाने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्रेशर में आए हैं। इसके बारे में एक आम तासुर ये है कि वो इतना शदीद प्रेशर है उनके ऊपर यूरोप का कि भाई आप जो हैं अपनी जंग शुरू की है, और हम यहाँ पे यूरोप के अंदर, आप यूक्रेन को मतलब हम पैसे दे रहे हैं, हमने परमिशन, हम मतलब यहाँ पे यूरोप के अंदर क्राइसिस है, नेटो में, तो आप इजाज़त दें कि आपके वेपन्स को इस्तेमाल किया जाए। तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अभी तक इसको रेड लाइन कहा हुआ था कि ये रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, और कई दफ़ा ये भी बात हुई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी अगर किया गया, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कि वो
थर्ड वर्ल्ड वॉर तो छिड़ी हुई है शायद ऑलरेडी, ठीक है, और उसमें बाहर उन्होंने इजाज़त दे दी। अब रशिया किस तरह से इसके ऊपर, क्योंकि देखें ना, अगर अमेरिकन मिसाइल या असला गिरेगा मॉस्को पे जाके, तो मॉस्को अपना असला फिर कहाँ गिराएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि मेरा ख्याल से इससे पहले अगर ये पीस एग्रीमेंट किसी किस्म का हो जाता यूक्रेन के हवाले से, चाहे वो अफ्रीकन यूनियन का होता, चाहे वो चाइना का होता, चाहे वो टर्की का होता, चाहे वो सऊदी अरेबिया का होता, तो ये हालात इस तरफ ना जाते जहाँ पर वो, अब आप समझ लें कि एक इरिवर्सिबल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसमें चाइना ने आज ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने जो स्विट्ज़रलैंड में जो इजलास हो रहा है, यूक्रेन पीस समिट हो रही है, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों आएँ, तो चाइना ने ना सिर्फ शी जिनपिंग बल्कि मुकम्मल तौर पे उस कॉन्फ्रेंस का ही बैकआउट कर दिया। ना वहाँ रशिया है, ना वहाँ चाइना है, तो मुझे बताएं कि फिर यूक्रेन का पीस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। तो चाइना उससे उसमें शिरकत से ही पीछे हट गया। तो ये जो नए फ्रंट्स खुल रहे हैं, हुतीस का अगर तो आइजनहावर पे अटैक हुआ है, यूएस आइजनहावर पे, तो ये एक्सट्रीमली सीरियस। और ये जो यूक्रेन के अंदर वेपन्स का डिसीजन है, अगेन बहुत एक नया फ्रंट खुल रहा है। और सीज़ फायर का ना होना और मुल्कों का सबका खामोश हो जाना इस मरले पे और पीछे हट जाना, और वहाँ पे जो मैसेकर हो रहा है और जेनोसाइड उसका कंटिन्यू रहना, ये भी एक डिज़ास्टर है। तो अब इसमें ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये मिल के एक नए मास को जन्म ले रहे हैं। आप वक्फा लें और मैं आपसे बात करता हूँ, ये चारों तरफ जब आग इतनी लगी ना आपके मुल्क में, फिर ये दिल भी नहीं करता कि यार यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया जाए। मतलब आज ये बयान आया, तो ये रिमार्क्स आए, तो ये मतलब प्रेस रिलीज आ गई, तो क्या मतलब यहाँ पर आवाम के साथ कोई कनेक्ट है ही नहीं इस वक्त हमारे अकाबरीन का, बदकिस्मती के साथ। तो इसलिए जो है वो हम अपने मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, देखें ना, इंपॉर्टेंट इकॉनमी है, ब्लॉक्स किस तरह से बनने हैं आगे, हमने अपनी सफारतकारी, सोशल अनरेस्ट, अभी बजट आ रहा है, अभी अकाउंटेबिलिटी का कुछ पता नहीं, पैसा मुल्क से बाहर। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जो रियासत ने देखने हैं, और इरिवर्सिबल सिचुएशन जो है वो ऐसे मामलात के बिल्कुल भी संभाले ना जाएँ, वहाँ तक नहीं हमें पहुँचना चाहिए। उससे पहले बातचीत करके, मुज़ाकरात करके, जैसे भी हो इस टेम्परेचर को, अब तो खैर हीट वेव है तो टेम्परेचर के क्या खाक को नीचे लेकर आना है, लेकिन बहरहाल सियासी टेम्परेचर को तो नीचे ला सकते हैं अगर हीट वेव पे काबू नहीं पा सकते। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो मैन मेड क्राइसिस है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये अदालती फैसलों के नतीजे में इस्तेहकाम मुतवक्की है? नहीं, इसमें अदालती फैसलों के नतीजे में तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा और समाजी इस्तेहकाम कैसे आएगा। और ये जो एक अफरा तफरी सी आपको नज़र आ रही है हर तरफ, ये तो सियासी अदालती फैसलों के नतीजे में आ जाए, यानी कोई तो इसको ठीक करेगा ना। तो वो अब मुझे नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता कि इस कदर सूरत हाल जो बिगड़ी हुई है हर तरफ, और मैंने कहा ना डिसकनेक्ट है, मतलब जो ज़मीन पे बसने वाले जो मखलूक है उनके साथ जो ऊपर बुलंद परवाज़ करने वाले परिंदों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बात यह है कि ये जो है ना, ये बड़ी बहुत अजीब सी बात है। और छोटे छोटे वाक़यात बाज़ ऐसे हो रहे हैं जो समझ में नहीं आते, जैसे ये मरकला की पहाड़ियों में काफ़ी दिन हो गए आग लगे, उसमें कुछ गिरफ़्तार भी किया लोगों को, शायद ये कहा जा रहा है कि जान के लगाई है कुछ लोगों ने, क्या मकसद था क्या। तो ये और हादसे पेश आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे। ये जब ये बहुत ज़्यादा आपस में लोग लड़ रहे होते हैं तो इस तरह की फिर आप क्या कुदरती आफात पे क्या बात करेंगे, क्योंकि ये मैन मेड क्राइसिस से ही नहीं जान छूट रही। तो उसमें अब देखें ये जो एक मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है इस पूरे अरसे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे नहीं पता कि उस 75 मिनट की मुलाकात में क्या एग्जैक्टली क्या डिस्कस हुआ है, दोनों तरफ के डेलीगेट्स ने क्या डिस्कस किया है, लेकिन वो हुई है सिंगापुर में। अच्छा, सिंगापुर में ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS जो एक बड़ा ज़बरदस्त थिंक टैंक है, तो उनका शंग्रीला डायलॉग यहाँ पे होता है 2002 से गालिबन।
और पहले ये एशिया, ये 9/11 के बाद शुरू हुआ था एशिया सिक्योरिटी समिट के नाम से। अब शंग्रीला होटल में चूँकि हुआ था तो शंग्रीला डायलॉग उसका नाम पड़ गया। कई दफ़ा उसमें शिरकत का मौका भी मिला। और ये 2-3 थे, एक जेनीवा में इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, वो शायद अब नहीं हो रही। एक मनामा डायलॉग यहाँ पे बहरीन में होता है अभी भी, और वो मिडल ईस्ट के हवाले से, और एक ये शंग्रीला जो कि एशिया पैसिफिक। तो जो शंग्रीला डायलॉग है ये हर साल होता है, लेकिन ये कोविड की वजह से 20 और 21 में नहीं हुआ, वरना ये हर साल होता है। की नोट स्पीकर इसके कोई ना कोई किसी न किसी मुल्क के जो है सदर होते हैं। तो जो मार्को जूनियर फिलिपीन के, उन्होंने की नोट स्पीच की इसमें, लेकिन जो असल और तकरीबन 60 मुल्कों के और 600 डेलीगेट्स 60 मुल्कों से इसमें आए हुए थे। बड़ा ज़बरदस्त ये सिक्योरिटी फोरम होता है। सिंगापुर में भी, सिंगापुर की अपनी एक नौयत है क्योंकि वो चाइना और अमेरिका और ये इस हवाले से बात होती है सारी, साउथ चाइना सी, और ये सारा फोकस वहाँ पे होता है। जो मिडल ईस्ट में होता है वो यहाँ, और यूरोप में मेरे ख्याल से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है उसने जगह ले ली है इस जो जेनीवा का डायलॉग था उसकी। एनीवे, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है जो शंग्रीला डायलॉग है कि वहाँ पे ये मैं यूएस एम्बेसी सिंगापुर में, अगर उनका मैं रीड आउट पढ़ूँ तो सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात हुई है चाइना के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जन। ये जो मुलाकात है ये कोई आप समझें कि कोई 18 महीनों के बाद एक मुल्क अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा की मुलाकात चाइना के वज़ीर दिफा से हुई है। 75 मिनट ये मुलाकात जारी रही है, और उसके बाद ये एलामिया सामने आया है। और इसमें जो है वो ज़ाहिर है साउथ चाइना सी, और पिछले दिनों ताइवान के साथ भी जो मामलात रहे, मैं नहीं समझता कि इसमें यूक्रेन या 75 मिनट की मीटिंग है, लेकिन ये कि उसमें असल जो बात हुई है कि मिलिट्री टू मिलिट्री रब्ता रहेगा। और ये इससे पहले जो शंग्रीला डायलॉग था तो पिछले साल उसमें चाइना ने कहा था कि हम नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मुलाकात होना इस हवाले से कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट उनके बहाल हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट अगर बहाल हैं तो इश्यूज़ पूरी दुनिया में इतने हैं कि उसमें क्या डिस्कस होगा। तो अफ्रीका डिस्कस होगा जहाँ पे चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है, रशिया का बढ़ता जा रहा है, या ये है कि ये मिडिल ईस्ट का होगा जहाँ पे चाइना एक बहुत स्टेटमेंट और खुल के एक नुक्ता नज़र के साथ सामने आ गया फ़लस्तीनी रियासत के, तो क्या वो बयान तक ही रहेगा या आगे बढ़ेगा मामला। फिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है यूक्रेन के अंदर, और नेटो की अब जाहिर है कि इजलास भी हो रहे हैं, मीटिंग भी हो रही है, प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप आ रहे हैं, तो ये जो सारे इश्यूज़, और फिर ये जो यूक्रेन कहाँ पे हिट करता है, कैसे करता है, उसके बाद वेपन्स आ रहे हैं दूसरे, क्या रशिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, चाइना निकल गया बीच में से पीस प्रोसेस, क्योंकि वो नहीं जा रहा। आई होप कि चाइना रहे इसमें, पीस एग्रीमेंट तो करवाना चाहिए। अफ्रीका, मैंने कहा बहुत दुनिया के कई मुल्क हैं जो अमन के लिए कूदे हुए थे, लेकिन अभी जंग जो है ये ख़तरनाक रुख पे जा रही है, एक्सीलेट हो रही है। यूक्रेन की ये बिल्कुल थम सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद अब पीस एग्रीमेंट हो जाएगा और काफ़ी लड़ाई होगी, लेकिन अब ये नया रुख, एक नए सिरे से जंग जो है ये शुरू हो रही है खार्किव के। और मैंने आपसे कहा ना कि समर चूँकि शुरू हो गया है तो समर हमेशा सूट करता है। आप नेपोलियन वॉर उठा लें या वो हिटलर की वॉर उठा लें, तो हमेशा समर विंटर मरवाता है सोवियत यूनियन को या रशिया को, और जो मौसम गर्मा है वो इनको सूट करता है हमेशा। तो अब वो गर्म मौसम आ रहा है तो उसके लिए रशिया जो है वो तैयारी पर कर रहा है पूरी। अब वो किस तरह से ऑफेंसिव होता है, क्या होता है, क्या पीस के, और फिर गज़ा का असल मामला देखें, ये मामलात अपनी जगह ख़राब हो रहे हैं। और इसमें जो, और मैंने फिर वही बात की कि मैं मुंतज़िर हूँ कि इसमें अमेरिका की तरफ से कैटेगोरिक स्टेटमेंट आए कि ये यूएस आइजनहावर को निशाना नहीं बनाया गया, और हुतीज़ के पास कोई फुटेज वगैरह, हुतीज़ कह रहे हैं कि हमने किया है, यूएस आइजनहावर को हमने निशाना बनाया है। तो ये फिर उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक नया बहुत बड़ा महाज यहाँ पे रेड सी में खुल रहा है, और जो कि पूरी शिपिंग लेन्स को मुतासर करेगा बशमूल पाकिस्तान, न सिर्फ शिपिंग लेन्स को करेगा बल्कि उसके साथ ऑयल और फिर केबल, और मतलब बहुत कुछ फिर यहाँ पे होने जा रहा है अगर इतनी ज़्यादा होती स्ट्रॉन्ग है तो, और जंगबंदी हो नहीं रही तो उसमें इसराइल वगैरह तो पीछे रह गया। उन्होंने यूएस, जो उन्होंने कहा हमने 129 बहरी जहाज़ों को हिट किया अभी तक 7 अक्टूबर के बाद, 129,
और उसमें कुछ का शायद अमला उनके पास अभी तक मौजूद है। मुझे ये एग्जैक्टली मैंने आज पता करने की कोशिश की, वो जो सोमालिया की तरफ ले गए थे पायरेट्स, उनका क्या बना, तो वो उसके बारे में भी कोई कंफर्म इतलात नहीं है कि ये रमादी सारे छोड़े हुए हैं कि हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये कि फटीक आ रही है, फटीक से मुराद ये है कि पूरी कोशिश की मुल्कों ने कि भाई यहाँ पे रेस्क्यू करें। कभी पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया, कभी इंडिया ने रेस्क्यू किया, कभी अमेरिका आया बीच में, लेकिन अब वो एक फटीक आ रही है सब में कि भाई ये तो जंगें बढ़ती ही जा रही हैं और मुल्कों की अपनी मईशतें, अपने मामलात, कभी यूके आ गया, कभी इटालियंस आ गए, कभी मतलब इसको मतलब ताकि ये ठंडा रहे मामला, फ्रांस आ गया कभी बीच में। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है सारा, अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ये रेड सी हो, चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट, सारा फिर इंटरकनेक्टेड है ना आपस में मामला। तो ये अब, और उसमें जो पाकिस्तान है, मतलब एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में जो डिस्कशंस हो रहे हैं इस वक्त, मतलब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ से यूएस और नेटो एग्जिट के बाद और यहाँ पे ये सारी सूरत हाल क्रिएट होने पाकिस्तान में ये इस वक्त ये डिस्कस हो रहा होगा, जब आप मतलब है कि शायद सबसे ज़्यादा आपको स्टेबल होना चाहिए था कि भाई इस वक्त आप ये सारे मामलात को संभालते, तो इस वक्त आपने इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चले गए हैं आप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हर किस्म के सोशल अनरेस्ट की तरफ चले गए हैं। और ये मैन मेड है, इसका मलबा किसी भी नहीं डाल सकते आपके, ये भाई कुदरत की तरफ से हुआ है या हालात की तरफ से हुआ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। लेकिन ये कि वो तो फैक्टर्स अपनी जगह मौजूद हैं, तो ये खुद ही आपस में लड़ झगड़ के ये इतना इसको प्रोलॉन्ग कर गए हैं कि मुझे नहीं पता कि इसका, और भी बजट आना है, बजट का भी कुछ सर पैर नहीं समझ में आ रहा, वो कितना कर्जा देना है, कितना कर्जा लिया है, भाई पब्लिक ने थोड़ी कर्जा लिया है, किसने लिया है, कैसे वापस होगा, पब्लिक पे डाले जाएंगे टैक्स। तो ये एक मेरा ख्याल से गोरख धंधा जो है ज़्यादा अरसे अगर चलता है तो लोग तो पहले ही बेजार परेशान हाल बैठे हैं। और मैंने कहा ना कि वो बस अब अपने आप को जब लोग डिसकनेक्ट कर लें तो ये भी किसी सोसाइटी में अच्छा नहीं होता। बड़ा फाल आपकी कौम है, बड़ी एक्टिव, आप यूथ, आपके लोग बड़े एक्टिव हैं, अगर इस तरह बैठ जाएं और वो कहें कि भाई बस ये तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, और वो हर वक्त परेशान बैठ के ख़बरें सुनते रहें, तो ये अच्छा नहीं होता। तो हमारे अकाबरीन उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि वो जल्द इस जो ये क्योटिक सिचुएशन है पूरे मुल्क में, इससे अवाम को निकालेंगे, ताकि जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इकॉनमी का या गवर्नेंस का या अकाउंटेबिलिटी का या ये वो पॉलिटिसाइज ना हो। मतलब है कि ये जो भी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिक्योरिटी फिर सोशल अनरेस्ट को जन्म दे रही है, तो उससे हम जल्द से जल्द निकलेंगे। और बाकी ये जो रोज़ की चिक चिक बक बक, ऐसे हम जान छुड़ा के बहसियत कौम आगे निकलेंगे, जो कि नॉन इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, किरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।